नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले और नई तैनातियां हुई है। 18 जिलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख बदल दिए गए हैं। यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। 13 जिलों के DIOS को मिली है नई तैनाती। जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। नई तैनातियां दी गई है। 18 जिलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख बदल दिए गए हैं। तो यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, जिसकी लिस्ट भी अब सामने आई है। जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले और नई तैनातियां की गई है। 18 जिलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख बदल दिए गए हैं। यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ये तबादले एक बार फिर से देखने को मिले। यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 13 जिलों के DIOS को नई तैनाती मिली है। तो 18 जिलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख बदल दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले और तैनातियां की गई है। 18 जिलों में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख बदल दिए गए हैं। यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 13 जिला में DIOS की भी तैनाती की गई है। ये नई तैनातियां की गई है। तो यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले हुए हैं, कई लोगों को नई तैनातियां मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल श्रुति, जो है अच्छे पठन पाठन के लिए जिस तरह से योगी सरकार ने कदम उठाया है और कई जिलों के DIOS का तबादला किया है और तबादला में यह भी आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द जिन DIOS के तबादले हुए हों वो अपने तैनाती स्थल पर चार्ज लें और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे भी DIOS हैं जो शासन के मंशानुरूप काम नहीं कर रहे थे, उनका भी तबादला किया और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी DIOS थे जो अच्छे काम कर रहे थे, शासन की मंशानुरूप काम कर रहे थे, उनको उनकी भी जो है अच्छी जगहों पर चार्ज दिया गया है। और जिस तरह से योगी सरकार लगातार चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर प्राइमरी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था की, इसको लेकर पूरी तरह से सजग है और जो दर्जन भर से अधिक जो DIOS ट्रांसफर किए गए हैं, यह शासन की एक मंशा थी कि जो है वह जो है अच्छे काम करे। जी श्रुति, बिल्कुल। ऐसे में इससे पहले आसिफ 14 जिलों में DIOS की तो तैनाती की गई है, फेरबदल तो किया गया है, लेकिन उससे पहले IAS IPS की भी तबादले किए गए थे। देखिए श्रुति, अगर बात करें योगी सरकार की तो योगी सरकार चाहे शिक्षा विभाग हो या IAS विभाग हो या फिर IPS, सभी के जो है क्रियाकलापों की पूरी नजर रखती है। BC के जरिए सभी का फीडबैक लिया जाता है और इसके अलावा जिस तरह से योगी सरकार जो है चुनाव के बाद एक एक्शन मोड में आई, PPS अफसरों के तबादले किए, IAS अफसरों के तबादले किए और साथ ही साथ IPS अफसर भी कई जिलों के बदले गए और इतना ही नहीं, कई जिलों के IAS IPS अफसरों के चार्ज भी छीने गए। यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है फीडबैक लेते रहते हैं, चाहे BC के जरिए या फिर अपने अफसरों के जरिए, तो कुल मिलाकर जिस तरह से योगी सरकार की यह मंशा है कि चाहे जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, शासन के मंशानुरूप काम करे, तभी वह जो है तैनाती उनकी बनी रहेगी, नहीं तो उनका चार्ज छीन लिया जाएगा। और जिस तरह से 14 DIOS अफसर तबादले किए गए हैं, यह भी शासन की मंशानुरूप है। जी बिल्कुल। ऐसे में 18 जिलों के प्रमुख और 13 जिलों के DIOS की तैनाती की गई है, तबादले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ इन तमाम जानकारियों के लिए। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। BSP सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है।
मायावती ने महाराष्ट्र की घटना को लेकर यह पोस्ट किया है। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान का अपमान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया है। संविधान का अपमान अति निंदनीय और शर्मनाक है। इस घटना से पार्टी दुखी और चिंतित भी है। मायावती ने एक्स पर यह पोस्ट किया है और चिंता जताई है। वहां की राज्य सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मायावती की अपील है जातिवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करे, वरना वहां हालात काफी बिगड़ सकते हैं। मायावती की ये चेतावनी, साथ ही साथ उन्होंने चिंता भी इस पूरे घटनाक्रम पर व्यक्त किया है। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब महाराष्ट्र की घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है, क्या कुछ कहा है? देखिए श्रुति, बसपा चीफ मायावती दलित मूवमेंट को लेकर काफी एक्टिव और सक्रिय रहती है। चाहे महाराष्ट्र का मामला हो या फिर एमपी का मामला, वह दलितों से संबंधित चाहे जो भी मामले हो, वह पुरजोर तरीके से आवाज उठाती है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के परभणी में एक संविधान का अपमान हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान हुआ, उससे उन्होंने दुख जताया है। और मायावती ने महाराष्ट्र की घटना को लेकर जिस तरह से कहा है कि वहां पर संविधान का अपमान हुआ है और अति निंदनीय और शर्मनाक है, इस घटना से वह काफी दुखी हैं, चिंतित भी हैं। और बसपा प्रमुख मायावती ने महाराष्ट्र सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि जातिवादी व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और वहाँ के हालात बिगड़ने न पाए। और इस मांग के साथ साथ उन्होंने यह भी अपने दलित समाज से मांग की है कि सभी से उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने महाराष्ट्र की घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि यह घटना काफी निंदनीय और शर्मनाक भी है, और साथ ही साथ धैर्य बनाए रखने की अपील भी किया है। और यह भी कहने की कोशिश की है कि ऐसी घटनाओं से माहौल बिगड़ सकता है। तो बसपा प्रमुख मायावती का साफ इशारा है कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिस तरह से मूर्ति तोड़ी गई है, यह काफी जो है निंदनीय है और वहाँ की सरकार काम करे। जी श्रुति। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया, उसको लेकर अब सियासत में भी भूचाल देखने को मिल रहा है और लगातार इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की जा रही है। भैया मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। इस पूरे मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ मायावती लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करे, सहयोग करे। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से अगर मायावती की बात करें तो वह हर एक मुद्दे पर बोलती रहती है, चाहे यूपी का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र में प्रतिमा का अपमान का मामला हो या फिर एमपी में भी जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हुए थे, उसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने आवाज उठाई थी। अब भले ही बसपा प्रमुख मायावती चुनाव में जो है पूरी तरह से फेल दिख रही है, बावजूद इसके बसपा प्रमुख मायावती का जो मूवमेंट है वह उसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से जुटी रहती हैं। और यही वजह है कि वह लगातार आवाज भी उठाती रहती है, चाहे संविधान का मामला हो या फिर दलितों के उत्थान और उन्हें सम्मान देने का मामला। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती का यह मूवमेंट कहीं न कहीं जो है, अगर बात सफलता की करे तो फेल ही दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लगातार लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड, महाराष्ट्र में भी काफी झटका लगा, हरियाणा चुनाव में भी काफी झटका लगा। तो ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती को भले ही नजरअंदाज कर रहे हैं उनके दलित वोट बैंक या फिर अन्य समाज के लोग, लेकिन बसपा चीफ मायावती हर मामलों में पूरी तरह से मुखर रहती हैं और वह यह बताने की कोशिश करती हैं कि वह दलितों की पूरी तरह से हितैषी है, उनके सिवा कोई भी उनकी आवाज नहीं उठा सकता। बिल्कुल आसिफ, मायावती बार बार चिंता तो जताती है, दलित की हितैषी बनती हुई नजर आती है, लेकिन दलित उनको वोट देना अब पसंद नहीं करते या फिर वोट देने से कतराते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमेशा ही आपने भी देखा होगा कि मायावती दलितों के मुद्दों को, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को बेहद जोर शोर से उठाती है, उसके बावजूद वोट बैंक में कटौती साफ तौर पर नजर आ रही है।
देखिए श्रुति, अगर बात करें बसपा की, तो बसपा का कभी जलजला रहता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनके काडर जो वोट है वो पहले खिसके, उसके बाद अल्पसंख्यक वोटों का जो है दूसरी तरफ जाना या बसपा के लिए घातक साबित हो गया। लेकिन जिस तरह से बसपा चीफ मायावती ने अभी हिम्मत नहीं हारी, वह चाहे चुनाव को अपने प्रत्याशी उतारती है, जोर शोर से जो है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक बड़ी अपील भी करते हैं, चुनावी जनसभा भी करती देखी जाती है। लेकिन इधर भी जो भी चुनाव हुए उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि जो काडर वोट है उनका सपा और भाजपा में शिफ्ट कर गया है, और कहीं न कहीं बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का जो आरोप लगता है यह कहीं न कहीं घातक साबित हो जाता है, और जो वोट बैंक है, लेकिन आसिफ एक आरोप ये भी लगता है, एक शिकायत लोगों को खासतौर पर जो जनता है उन्हें ये भी है कि जो मायावती है उनकी चिंता सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है, उसके आगे वो धरातल पर नजर नहीं आती। देखिए श्रुति, अगर मायावती की बसपा की बात करें तो जिस तरह से वहाँ एक नियम बनाया गया है कि उनकी कोई भी कार्यकर्ता ना तो बहसबाजी कर सकते हैं और ना ही अपने मन से कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बसपा प्रमुख मायावती कई ऐसे नेताओं को शादी समारोह में शामिल होने पर भी जो है उनके खिलाफ एक्शन ले चुकी हैं। तो कहीं न कहीं जो उनका सख्त नियम है वह उनके लिए घातक साबित हो रहा है, और ज्यादातर मामलों में बसपा चीफ मायावती अपने आवाज से ही बैठकर ट्वीट करती है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाती हैं। अगर जनता का दिल जीतना है तो जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच बनी रहती है, वह उनके हर मुद्दों को लेकर जो है मुखर रहती है और उनके बीच जाकर उनकी मांगे उठाती है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से उनका प्रतिनिधिमंडल घटनाओं को लेकर एक्टिव रहता है, मौके पर पहुंचता भी है। अगर वहीं बसपा की बात करें तो बसपा कहीं न कहीं जो है ऐसे मामलों में फेल दिखती है, चिंता जताती है, और यही बात कहीं न कहीं जो है बसपा के लिए घातक साबित होती है। और लोग बाग यह भी कहना शुरू कर देते हैं कि बसपा जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव होकर अपना चुनावी एजेंडा चलाती है, और उपचुनाव में जिस तरह से बसपा चीफ मायावती ने प्रचार पर भी पूरी तरह से जो है दूरी बना रखी थी, यहाँ तक कि आकाश आनंद को भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं दिया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बसपा चीफ मायावती के सोशल मीडिया पर हौसले तो पूरी तरह से बुलंद रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जमीन पर उतरकर लोगों के साथ मिलना चाहिए और जमीन पर उतरकर ऐसे में उसमें कमी देखने को मिलती है। भले ही मायावती हो या बीएसपी पार्टी लगातार सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है, लेकिन धरातल पर बसपा पार्टी कहीं नजर नहीं आती, और इससे लोगों को आपत्ति भी है और दलित वोट इसकी वजह से भी छिटकते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। 38 दिन से चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई। जिला जज के साथ वकीलों के डेलीगेशन संघ बैठक भी हुई। वकीलों के डेलीगेशन संघ बैठक में यह फैसला लिया गया है। वकीलों पर दर्ज सभी 9 केस वापस लेने पर सहमति बनी है। आज से काम पर लौटेंगे वकील। भारत अध्यक्ष दीपक ने ये घोषणा की। तो वकीलों के डेलीगेशन संघ बैठक हुई। 38 दिन से ये वकीलों की हड़ताल चली आ रही थी, लेकिन अब ये हड़ताल खत्म हो गई है, ये आंदोलन खत्म हो गया है। वकीलों का विरोध प्रदर्शन अब देखने को नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रथम, 38 दिन से चली आ रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। बैठक किया गया कल, डेलीगेशन के साथ ये बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया? जी आपको बता दूं है कि बीती 29 अक्टूबर को जो है वकील और जज में जो
बहस हुई, उस बहस के बाद जो है पुलिस आई और पुलिस और वकीलों में जो झड़प हुई, लाठी डंडे, उसके बाद से जो दिवाली थी, दिवाली के बाद 4 दिन कोर्ट बंद रही। उसके बाद 4 नवंबर को सारे वकीलों ने फैसला किया कि हम हड़ताल में बैठेंगे। 4 नवंबर से लेकर कल तक वकील जो थे हड़ताल पर थे। इस बीच में नए नए मोड़ आपने देखने को मिला कि कहीं उन्होंने रोड जाम कर दिया, कहीं अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे थे। इसके साथ कल एक बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि जो जिला जज है उन्होंने अपनी माफी मांग ली है, अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उन्होंने कहा है कि वकीलों पर जो मुकदमे हैं वो जल्द से जल्द खत्म किए जाएंगे। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने भी आश्वासन दिया है वकीलों को कि आपके जो मुकदमे हैं वो खत्म करेंगे और आप जो है काम पर जो है अपने लग जाइए। तो आज से जो है कोर्ट खुलेगी, आज कोर्ट के सारे काम होंगे। और जो कल बातें हुई जिला जज में, तो जिला जज ने कहा है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और इसी के साथ आपके जितने मुकदमे हैं वो जो है वापसी हो जाएंगे। यानी कि आज से वकील अपने काम पर भी लौट जी, जाएंगे, जी। पहले जैसे हालात हो जाएंगे। लेकिन किन शर्तों पर जो कि 9 वकील हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जी जी, वो केस वकीलों वापस की- लिया जाएगा? क्या कुछ वो शर्त है? मैं आपको बता दूं, पहले जो वकील जब हड़ताल कर रहे थे उनकी 3 प्रमुख मांगे थी। एक थी कि जिला जज अनिल कुमार को हटाया जाए, दूसरी थी कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने वकीलों पर लाठीचार्ज किए उन पर सख्त कार्रवाई हो, और तीसरी ये थी कि जितने भी जो केस दर्ज हैं, जो पुलिस पर केस दर्ज है, पुलिस ने केस दर्ज करे हैं वकीलों पर, तो वो जो है केस हटाया जाए। तो इसी के साथ कल इन दोनों मांगों को ना मांगकर जो है तीसरी जो मांग है जो आपको बताइए कि वकीलों पर केस जो है हटाए जाए। तो यही जो है बैठक का फैसला हुआ और यही की जो अब जिला जज ने कहा है कि प्रथम आपके जो वकीलों केस है- पर केस हटाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया होनी है, क्या कुछ प्रोसीजर है? दीपक शर्मा जो अध्यक्ष, उनका कहना है कि अभी उनकी जो वार्ता वो एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव यानी कि जो एसीपी अभिषेक है उनसे एक बार आज कल में जो बैठक होगी, उस बैठक में जो भी सचिव बैठेंगे, अमित नेहरा जो सचिव हैं वो और अध्यक्ष दीपक शर्मा, इसी के साथ एसीपी डीसीपी बैठकर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उसकी भी प्रक्रिया जारी है। अब अभी वो दोबारा बैठक से का ऐसी इंतजार स्थिति है। ना हो उत्पन्न, प्रथम इसके लिए जिला अध्यक्ष हो, विभाग हो, वकीलों का जो संगठन है, इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार कर रहा है? इसी के साथ जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उनका कहना है कि जो जिला जज है जो अपनी मतलब डाइस पर जिनसे जो झड़प हुई थी कि आप डाइस से उतरे सब, तो उनका कहना है कि हम जिला जज से भी ये मांग करेंगे कि आप थोड़ा सा जो है संयम से जो है बात करें वकीलों से, और चीज को लेकर आप काफी कुछ बातें चल रही हैं, जैसे भी जो भी यानी कि कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने की बात है ताकि लोगों को तरीके से समझाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी, जी। प्रथम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से काम पर लौटेंगे वकील। 38 दिनों से ये हड़ताल चल रही थी और अब बार अध्यक्ष दीपक ने यह ऐलान किया है 9 वकीलों पर एफआईआर दर्ज है, उसे भी वापस ले लिया जाएगा। तो वकीलों की डेलीगेशन संघ कल ये बैठक हुई थी जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। वहीं बेंगलौर के अतुल सुभाष सिंघानिया सुसाइड मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया। बता दें कि बाइक पर सवार होकर निकिता की मां और भाई भाग गए हैं। वहीं मृतक के ससुराल के लोगों का भागना इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि बेंगलौर पुलिस के डर से भागे निकिता और उसकी फैमिली, और इस पूरे घटना का जो फुटेज है वो इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुआ है। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अतुल की मां भागती हुई नजर आ रही है। तो अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में एक नया एंगल सामने आया है। पुलिस की डर से निकिता की मां और भाई दोनों ही भागते हुए नजर आए। इन दोनों का भागना इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुआ है। निकिता के मायके वाले हैं जिन पर कई गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आत्महत्या कांड का मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक के ससुराल में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जौनपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मृतक का जो है ससुराल है और ससुराल के लोग जो है बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जो कि उनके भागते हुए जो तस्वीर जो है इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। और मृतक जो है अतुल की जो है ससुराल की एक तस्वीर है घर की, और घर पे ताला लगे हुए हैं। और मृतक के सास और मृतक की पत्नी का भाई जो कि जो है बाइक से डरवश जो है फरार हो गए हैं। चर्चा थी कि देर रात
बेंगलुरु की पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए आएगी, उनसे पूछताछ करेगी, लेकिन उनके भागती हुई तस्वीर इंडिया वाइज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार जो है बेंगलुरु के जो है अतुल सुभाष आत्महत्या का मामला जो है सुर्खियों में बना। हालांकि अब जो है पुलिस के जांच के बाद ही क्या जो है घटना के पीछे क्या राज है वो जल्द जो है पर्दाफाश होगी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वाइज। वही बस्ती में कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी ने कर्मा देवी सिंह को श्रद्धांजलि दी, जहां सीएम योगी ने कहा कि पहले युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया, समय से फैसले न होने से हम पीछे रह गए थे। हम खुद को तैयार करना होगा, तकनीक से जुड़ना होगा। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। आज मिलकर के जब कार्य करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। कोई सोचता था यही पूर्वी उत्तर प्रदेश, यही पूर्वी उत्तर प्रदेश था। आज संजोग से मुंडेरवा चीनी मिल के उन दिवंगत किसानों की श्रद्धांजलि का भी है जिन्हें लगभग 2 दशक पूर्व गोलियों से भून करके जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सकारात्मक सोच की सरकार आई, अन्नदाता किसानों के हित के बारे में कार्य करने वाली सरकार आई, तो मंडेरवा में आज एक नई चीनी मिल पूरी भव्यता के साथ कार्य कर रही है। कोई सोचता था मंडेरवा में चीनी मिल लगेगी, एक सरकार थी उसने देश दिया, एक सरकार आई उसने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के लिए चीनी मिल मुंडेरवा में चलनी आवश्यक है। ठीक है, हमारे विधायक दयाराम चौधरी थे, बेचारे कई बार आए, इन्होंने कहा कि कैसे होगा, हमने कहा आप चिंता मत करिए, हम मुंडेरवा में बनाएंगे चीनी मिल। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज मुंडेरवा में चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मेडिकल कॉलेज कैंपस में होगी, लोग मानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज आज बस्ती का चल चुका है, और वह भी त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है। आज मेडिकल कॉलेज बस्ती के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, देवरिया में भी, कुशीनगर में भी, महाराजगंज में भी और गोरखपुर में एम्स भी संचालित हो गया। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संसाधन बीच में आड़े नहीं बनते। जब हम सोचते रहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति में रहते हैं, तब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तभी व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है, और उस सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ने का परिणाम क्या है। अब कभी बस्ती के एक साहित्यकार ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं काहे कहूं उजाड़। अब बस्ती बस्ती नहीं, अब तो बस्ती एक नगर बन चुका है, भव्यता के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला नगर बन चुका है। दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनके एक जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बुरा लगा। अपने सामान्य पढ़ाई करने के साथ साथ 1 घंटे के अतिरिक्त क्लास लग सकती है। तमिलनाडु में जा रहे हैं, थोड़ी तमिल भी आपको बोलनी आ जाए। कर्नाटक में जा रहे हैं, थोड़ा कन्नड़ भी सीख लें। बंगाल में जा रहे हैं, थोड़ा बंगाली भी बोलना सीख लें।
भारत की जितनी भी भाषाएं हैं भारत की एकता की प्रतीक है और ये सभी की जननी देववाणी संस्कृत है। थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक संस्थान बन सकता है। या दुनिया के किसी देश में जाना चाहते हैं तो दुनिया के उन देशों की भी मैपिंग हमारे पास हो, क्या स्थिति है वहां की, कितना उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग का कितना स्टाफ चाहिए, एक समूह बना करके और वहां का लैंग्वेज की जानकारी पहले से यहां पर हो तो पहले दिन से ये बच्चे वहां जाएंगे, इनका प्लेसमेंट हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और उसकी जानकारी करना। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी आ गई है, भाषणी ऐप ने तो उसको और आसान कर लिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।